फिर से स्वागत है साध्य पीएससी अकेडमी में। और सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ेंगे ऑनलाइन के माध्यम से या फिर जुड़ चुके होंगे तो आप सभी का स्वागत है और सभी को गुड मॉर्निंग। अब सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि ऑडियो वीडियो को एक बार चेक करेंगे और बताएंगे दोनों चीज़ें। अगर आप तक क्लियरली पहुँच रही है तो कुछ दिक्कत होगा तो उसको भी बताएंगे ताकि हम क्लास को जल्दी से स्टार्ट कर सकेंगे। चलिए, जितने भी बच्चे हैं ध्यान देंगे और बताएंगे, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा 11 अगस्त मतलब अगले मंडे सोमवार से बहुत सारे नए बैचेस का आयोजन किया जा रहा है और उसी तारतम्य में यहाँ पर डेमो क्लासेस आपके लिया जा रहा है। और मैं यहाँ पर इतिहास का आपको डेमो क्लासेस लिया जा रहा है। जैसे अगर नए बैच की बात करें तो शिक्षक भर्ती, सीएमओ, एसआई, सीजीपीएससी प्री जैसे नए बैच यहाँ पर चालू हो रहे हैं। ठीक है, तो उन सभी बैच से आप तैयारी कर सकते हैं। जो भी कोर्सेज की आप तैयारी करना चाहते हैं उन कोर्सों में बहुत जल्दी एडमिशन लेकर आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। चलिए, तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो भारत के इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत एक टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है बंगाल विभाजन। तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि बंगाल विभाजन भारतीय इतिहास में क्या महत्व रखता है और बंगाल विभाजन से कैसे भारत में राष्ट्रीय एकता के विकास के साथ साथ भारत की आज़ादी की लड़ाई और बहुत ज़्यादा तेज हो गई। कैसे यहाँ पर भारत में बंगाल विभाजन के बाद भारतीय नेताओं का कार्यशैली परिवर्तन हुआ और कैसे उसी बंगाल विभाजन में भारत के विभाजन, भारत और पाकिस्तान का भी यहाँ पर जड़ें जुड़ी हुई है, उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और कैसे कैसे क्वेश्चन बंगाल विभाजन से अब तक आए हैं, आते हैं और आने की संभावना बनी, उन सभी पहलुओं पर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। एक टॉपिक के रूप में आज हम पढ़ेंगे बंगाल विभाजन को। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, और बंगाल विभाजन में आपको ध्यान रखना है डेट्स को। तो ये आ जाएगा, बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन की अगर हम बात करें तो ये हुआ था 1905 में। और 1905 में हुआ था, कब कब हुआ था ये हम जानने का प्रयास करेंगे और देखते हैं। चलिए, बंगाल विभाजन हम देखेंगे तो जैसे मैं एक प्रतीकात्मक मैप आपके लिए बना देता हूं और समझने का प्रयास करें। वैसे आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहां पर ये हमारा उस समय का मैप था। ठीक है, ये जो मैप है यहां से पाकिस्तान कटेगा। ये कब कटेगा? 1947 में कटेगा। लेकिन ये जो मैप है ये भारत के पार्टीशन के पहले का है। कब का है? भारत के पार्टीशन का। थोड़ा सा मैप इधर उधर आपको बनेगा लेकिन आप समझेंगे कि भारत का ये मैप, ठीक है, एकदम स्पष्ट नहीं बनाया हूँ, उतना टाइम नहीं रहता इसलिए। तो ये जो प्रांत आप देखते हो ये आज का बंगाल है, जिसको आज पश्चिम बंगाल बोलते हो। ठीक है, तो जो आज का जो पश्चिम बंगाल बोलते हो आज हमारे भारत के पास है। लेकिन इसी पश्चिम बंगाल से ऊपर हम देखेंगे तो ये असम वाला क्षेत्र लगा है और असम से नीचे हम चले जाएंगे तो आज का ये बांग्लादेश भी, ये जो देश कौन सा है? बांग्लादेश है। इसी बंगाल के किनारे हम आएंगे तो इधर हमको बिहार पड़ जाएगा, झारखंड पड़ जाएगा और असम उससे लगा हुआ है। तो ये तो आज का पश्चिम बंगाल हमारे पास है। ठीक है, आज का जो पश्चिम बंगाल है ये हमारे पास है। ठीक है, लेकिन ये जो बंगाल था उस समय वो पूरा ऐसे हुआ करता था। सॉरी, ये जो बंगाल है वो हम देखेंगे तो पूरा यहाँ से था, जिसमें आज का पश्चिम बंगाल, आज का बांग्लादेश, असम के कुछ क्षेत्र और पूरा बिहार उस समय आता था। किसमें? इस बंगाल प्रांत में आता था। तो देखा जाए तो ये जो क्षेत्र है ये बहुत बड़ा क्षेत्र था और ये केवल एक ही स्टेट हुआ करता था। कब तक? 1905 तक। तो फिर अंग्रेजों ने इसी बंगाल को काट दिया। कब? 1905 में। और इसी बंगाल को बांटकर 2 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, और जब 2 हिस्सों में बांटा तो एक क्षेत्र को उन्होंने, एक क्षेत्र जैसे ऐसे बांटा, इस भाग को उन्होंने बोला पूर्वी बंगाल और इस भाग को उन्होंने बोला पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसको पश्चिम बंगाल बोला और इसको पूर्वी बंगाल बोला। तो यहाँ पर 1905 में ये जो क्षेत्र हम देखते हैं, जो आज का पश्चिम बंगाल है, आज का बांग्लादेश है, असम के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल थे और आज का जो बिहार है वो पूरा मिलाकर एक बहुत बड़ा प्रोविंस, एक बहुत बड़ा प्रांत, एक बहुत बड़ा स्टेट बनाता था और उसको हम बोलते थे बंगाल। कब तक? 1905 तक। लेकिन 1905 में अंग्रेजों ने
यहाँ पर इसी पश्चिम बंगाल को दो टुकड़ों में बांट दिया। कारण क्या बताए, वास्तविक कारण क्या था और उनके नजरिए से कारण क्या था, उसको हम अभी समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी आप समझो कि बंगाल विभाजन बोलते क्यों। बंगाल का विभाजन करके, एक जो बंगाल था उसको विभाजन करके दो प्रांतों में बांटा, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, तो उसी को बोलते हैं हम बंगाल विभाजन। और ये कब हुआ था, 1905। अब हम इसी बंगाल विभाजन के कारणों पर हम चर्चा करेंगे कि बंगाल विभाजन क्यों किया गया। जब सब कुछ सही था तो बंगाल विभाजन क्यों किया गया, अंग्रेजों ने कारण कौन से दिए और हमको वास्तविक कारण क्या लगे, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। चलिए तो कुछ हम पृष्ठभूमि देख लेते हैं, बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि, कैसे किन परिस्थितियों में बंगाल विभाजन का पृष्ठभूमि तैयार हुआ, कैसे बंगाल विभाजन किया गया और 1905 में ही क्यों किया गया, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा हम जाते हैं कहाँ पर, बैकग्राउंड पर। थोड़ा सा हम कहाँ पे जाएंगे, बैकग्राउंड पर जाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि बंगाल विभाजन के पीछे रीजन क्या था, कैसे अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन किया। कारण अलग बताए लेकिन उनकी मंशा कुछ अलग थी। चलिए पृष्ठभूमि अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। हम बात अभी कर रहे हैं 1905 की, लेकिन हम थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाते हैं कि ऐसे जरूरत क्यों पड़ी अंग्रेजों को। हम जाते हैं एक क्रांति, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, जब हम भारत के इतिहास पढ़ेंगे पूरा पॉइंट टू पॉइंट तो हर बड़े टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता दे रहा हूं कि 1857 की जो क्रांति है, इस क्रांति में हमने देखा कि कैसे अंग्रेजों के खिलाफ भारत के लोगों ने एक प्रयास किया था उनसे आजाद होने का। भले 1857 की क्रांति असफल हो गई थी, लेकिन इस 1857 की क्रांति ने भारत में राष्ट्रवाद का भावना को बढ़ा दिया था। इस 1857 की क्रांति के बाद राष्ट्रवाद की भावना तेजी से बढ़ रही थी। किसकी भावना तेजी से बढ़ रही थी, राष्ट्रवाद की भावना तेजी से बढ़ रही थी। अब राष्ट्रवाद की भावना क्या होता है, नेशनलिज्म होता क्या है, तो राष्ट्रवाद की भावना ये होता है कि 1857 की क्रांति के बाद हम अब ये समझने लगे थे कि जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, जिनको हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते थे, वो दूसरे देश से आई एक कंपनी है और हम पर राज करती है, हम पर शासन करती है, लेकिन ये देश हमारा है। तो अब यहाँ के लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति एक प्रेम बढ़ रहा था और सभी लोग एकत्रित होना चालू कर दिए थे। तो धीरे धीरे 1857 की क्रांति के बाद राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेजी से बढ़ रही थी और यही राष्ट्रवाद की भावना जो तेजी से बढ़ रही थी वो हमारे लिए अच्छा था, लेकिन अंग्रेजों के लिए जो शासन में थे उनके लिए सही नहीं थे। वो ये समझ रहे थे कि अगर राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती चली जाएगी तो 1857 की क्रांति जैसा विद्रोह हर 5 से 6 साल 10 साल में होते रहेंगे और फिर हम यहाँ पर रुकने लायक नहीं रहेंगे, हमको कहीं ना कहीं यहाँ से भगा दिया जाएगा, विद्रोह करके यहाँ पर हम अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इस राष्ट्रवाद की भावना को रोकना बहुत जरूरी था कि इसके लिए अंग्रेजों के लिए। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे कि यहाँ पर 1857 की क्रांति के बाद 1885 में, कब 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। किनकी स्थापना होती है, कांग्रेस की स्थापना। आप सभी जानते हैं कि जो कांग्रेस की स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में होता है और वहां पर हम देखेंगे तो कांग्रेस की स्थापना होती है। और कांग्रेस को जो संस्थापक रहते वो एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी रहते, आईसीएस अधिकारी रहते, जिनका नाम रहता है एलेन ऑक्टियम हुम रहता है। तो यहाँ पर जो एक अंग्रेज अधिकारी है वो भारत के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी संस्था बना के दे रहे हैं। उस संस्था का नाम क्या है, कांग्रेस। और आप सबको जानकर हैरानी होगी कि जिस कांग्रेस को अंग्रेजों ने बनाया था, जिस कांग्रेस की स्थापना एक ब्रिटिश रिटायर्ड अधिकारी हुम ने किया था, वही कांग्रेस अंग्रेजों को बाहर करेगा और वही जो कांग्रेस है आज भी हमारे देश में चल रहा है। ठीक है, तो देखो ये 1885 में कांग्रेस की स्थापना किया था। अब देखो स्थापना जो करता थे वो अंग्रेज थे, तो कांग्रेस की स्थापना कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने किया था। उसके पीछे मोटिव ये था कि भारत में एक मजबूत विपक्ष को बनाना। किसको बनाना, एक मजबूत विपक्ष। इसके पीछे रीजन ये नहीं था कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाना। इसके कांग्रेस के पीछे अंग्रेजों का रीजन ये नहीं था कि भारत में एक पार्टी बनाई जाए जो हमारे खिलाफ खड़ी हो। शुरुआत में अंग्रेजों ने यह सोचा था कि हम एक पार्टी बनाएंगे, उसका नाम कांग्रेस रखा। बहुत हिस्ट्री कैसे कांग्रेस रखा, लेकिन इन्होंने सोचा था कि कांग्रेस में पूरे जो देश के जो राष्ट्रवादी नेता थे जो अलग अलग क्षेत्र में बढ़ रहे थे, जैसे अगर हम बात करें लाला लाजपत राय पंजाब में, जैसे हम बात करें बाल गंगाधर तिलक बॉम्बे में, जैसे हम बात करें सुरेंद्र नाथ बनर्जी कलकत्ता में, हर जगह पे बड़े बड़े नेता आ रहे थे। तो उन नेताओं को एक मंच देना
ताकि वो अलग अलग विद्रोह न कर सके। उन नेताओं को एक मंच देना ताकि उस मंच के माध्यम से अपनी जो बातें हैं वो किनको बता पाए, अंग्रेजों को बता पाए, और भारत की जनता में जो असंतोष फैला है उनको अगर अंग्रेज पता कर लेंगे तो अंग्रेजों के लिए सही होगा कि जो भी असंतोष है उनको कम करके उनकी बातों को मानकर जो विद्रोह की भावना फैल रही है उसको क्या कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। तो एक मजबूत विपक्ष के रूप में किनका शुरुआत हुआ था, यहाँ पर कांग्रेस की शुरुआत हुआ था। लेकिन ये कांग्रेस धीरे धीरे अंग्रेजों के साथ थोड़े टाइम काम करेगी और इसी कांग्रेस में फिर अब धीरे धीरे बड़े बड़े जब नेता आएंगे तो वो अब अपनी मांगों को रखेंगे, एकदम मजबूती से मांगों को रखेंगे। किनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। तो इस कांग्रेस के कारण भी अब राष्ट्रवाद की भावना बढ़ेगी, ठीक है, इसके कारण भी राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही है और राष्ट्रवादी नेताओं का जमावड़ा बढ़ा है। बड़े बड़े राष्ट्रवादी नेता इस कांग्रेस में आ रहे हैं और अपनी मांगों को, मतलब देश की जनता की जो मांगे हैं, जैसे जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया जाए, भारत के लोगों को सिविल सेवा में शामिल किया जाए, ठीक है, भारत के लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण दिया जाए, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, तो उनकी मांगे कर रहे हैं और इसके कारण भी राष्ट्रवाद के साथ साथ राष्ट्रवादी नेता भी बढ़ रहे हैं। तो भारत में कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेता बढ़ रहे हैं राष्ट्रवादी, ये हमको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो कुछ और चीज है, जैसे हम देखेंगे कांग्रेस की विचारधारा। तो ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस जब शुरू में बना था 1885 में, तो ये नरमपंथी विचारधारा का दौर था। किसका दौर था? नरमपंथी विचारधारा। लेकिन आगे चलकर इसी में गर्मपंथी विचारधारा पनपेगा, गर्मपंथी विचारधारा पनपेगा, ठीक है। जैसे हम देखेंगे कांग्रेस का एक फेज आएगा 1885 से लेकर 1905 तक। तो इस फेज में हम देखेंगे कि जो कांग्रेस के नेता है, जैसे बहुत बड़े बड़े नेता, फिरोज शाह मेहता है, बदरुद्दीन तैयब जी है, केटी तेलंग है, बहुत सारे नेता, जो यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले है, तो ये सभी नेता गर्मपंथी दल के थे। गर्मपंथी का कहने का मतलब है कि अपनी बातों को अंग्रेजों से मांगने के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन नहीं करते थे, वो केवल चिट्ठी पत्र लिखते थे, चिट्ठी पत्री में मान गए तो ठीक, नहीं माने तो ठीक। तो यहाँ पर नरमपंथी विचारधारा कांग्रेस में 20 साल तक रही। लेकिन धीरे धीरे हम देखेंगे कि इसी कांग्रेस में अब बड़े बड़े और नेता, जैसे लाला लाजपत राय है, जैसे बाल गंगाधर तिलक है, जैसे विपिन चंद्र पाल है, अरविंद घोष है, राज बिहारी बोस है, जैसे गर्म विचारधारा लोग जो ये मानते थे कि अब अंग्रेजों से हमको अगर कुछ भी चीज मांगना है, कुछ भी चीज करवाना है, तो वो इतने नरम तरीके से नहीं देने वाले। अगर हमको अपनी बात को मनवाना है तो यहाँ पर विरोध करना पड़ेगा, हड़तालें करना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो यही कांग्रेस में गर्मपंथी विचारधारा पनपती जा रही थी, जो यहाँ पर अंग्रेजी सरकार के लिए, ब्रिटिश सरकार के लिए सही नहीं लग रहा है। उनको ये लग रहा है कि ये गर्मपंथी विचारधारा से अब धीरे धीरे भारतीय समाज में उग्रता आ रही है। भारतीय समाज के लोग अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा अपनी मांगों को लेकर हमारे साथ सामने बात को रख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमको देखना है। चलिए देखते हैं आप कौन से वाले हैं। व्यापम बैच, अमीन पटवारी, आपका पहला दिन है। हाँ, ठीक। चलो हम इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका फ्रेज जो बैच होगा वो कब से चालू होगा? अगले मंडे से होगा, ठीक है। तो अभी समझ आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। चलो 20 से अपन पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो ये हम देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि अब ये बन रही कि अंग्रेजों ने यहाँ पर ये देखा कि 1905 के आते आते तक भारत में राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारत के लोग बहुत ज़्यादा जल्दी शिक्षित हो रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और अपने जितने भी अंग्रेज गलत करते हैं उनको अब वो विरोध प्रदर्शन करें। इसके पीछे कारण है 1857 की क्रांति के बाद राष्ट्रवाद की भावना का बढ़ना, साथ ही साथ अंग्रेज में गर्मपंथी विचारधारा का आना, ठीक है। चलिए, अवनीश श्रीवास पूछ रहे हैं सर ये क्लास इतने टाइम पर रोज होगा? हाँ, अभी तो होगा, फिर मंडे से ये एकदम फ्रेश चालू हो जाएगा, ठीक है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं ला रहा हूँ अवनीश जी, फिर हम शुरू से चालू करेंगे मंडे से। जैसे अगर प्राचीन भारत पढ़ना रहेगा तो हम पाषाण काल या फिर सिंधु घाटी सभ्यता चालू करेंगे। अगर हमको आधुनिक भारत पढ़ना रहेगा तो हम यूरोपीय कंपनी के आगमन से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा प्रचार के लिए हम बना रहे हैं, डेमो के लिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करें, ठीक है। चलिए, तो ये हम देखेंगे। अब यहाँ पर इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो भारत के एक नया वायसराय आता है, भारत का एक नया वायसराय आता है, और उस वायसराय का नाम है लॉर्ड कर्जन, ठीक है। उस वायसराय का नाम है लॉर्ड कर्जन। तो जो लॉर्ड कर्जन है, ठीक है,
लॉर्ड कर्जन का अगर हम कार्यकाल देखें तो इसका कार्यकाल 1899 से 1905 के बीच में आता है। कब से कब तक आता है? 1899 से 1905 के बीच में आता है। अब जब 1899 से 1905 के बीच में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा जाता है, तो यहाँ पर ब्रिटिश संसद के द्वारा, ब्रिटिश महारानी के द्वारा लॉर्ड कर्जन पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी सौंपा जाता है। उनको ये बोल के भेजा जाता है कि भारत में एक तो आपको राष्ट्रवाद की भावना को तोड़ना है, और दूसरा हमारे प्रशासनिक तंत्र को भी ठीक करना है, तीसरा भारत में प्लेग जैसी बीमारी जो 1896 से 97 के बीच में फैली, तो उस प्लेग जैसी बीमारी से भी अंग्रेजों का जो राजस्व है, जो उनको कर मिलता है, जो उनको आय की प्राप्ति होती, वो भी बहुत ज़्यादा कम हुआ है। तो ये सब चीज़ों को संभालना किनको था? लॉर्ड कर्जन को संभालना था। भारत में राष्ट्रवाद की भावना को रोकना था, भारत में यहाँ पर जो आय के स्रोत कम हो रहे थे उसको रोकना था, साथ ही साथ जो प्रशासनिक विफलता है उनको भी दूर करना था। ये कि इनका काम होने वाला था लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन एक बहुत अच्छा वायसराय था, किनके दृष्टि से? अंग्रेजों की दृष्टि से। और लॉर्ड कर्जन को जब भी आप पढ़ेंगे तो ये देखेंगे उन्होंने काम बहुत अच्छे किए, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के परिप्रेक्ष्य से किए। अगर हम हमारे परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो हमको लगेगा कि वो अच्छा किए, लेकिन उन्होंने भारत में कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना वाला काम किया। अभी मैं कुछ कुछ काम उसके बताता हूँ जिससे आपको समझ आए। जैसे लॉर्ड कर्जन जब भारत आया, तो लॉर्ड कर्जन जैसे ही भारत आया तो उन्होंने बहुत सारे सुधार कार्य किए। अब वो सुधार कार्य हमको दिखेंगे कि वो भारत के लिए किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये समझ आएगा कि वो भारत के लिए तो किए गए हैं, लेकिन उनके पीछे उनका मोटिव भी कुछ और था। तो उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर लॉर्ड कर्जन ने, और यही वो लॉर्ड कर्जन है जिन्होंने 1905 में ही बंगाल विभाजन को भी किया। तो लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पर 1899 में एक डिसीजन लिया। उन्होंने कलकत्ता महानगर परिषद, कलकत्ता महानगर परिषद, कलकत्ता महानगर परिषद में नियमों को चेंज कर दिया। किसको चेंज कर दिया? नियमों को चेंज कर। आप ये समझ के चलिएगा कि कलकत्ता उस समय नगर पालिका थी, और उस नगर पालिका के लिए चुनाव होता था, उस नगर पालिका के लिए चुनाव होता था, और उन चुनाव में जीतकर कौन आते थे? भारतीय लोग आते थे। जीतकर कौन आते थे? यहाँ पर भारतीय लोग आते थे। और जब जीतकर भारतीय लोग आते थे तो काम करते थे कलकत्ता महानगर परिषद में। तो जो भारतीय लोग जीतकर जाते थे तो अधिकतर पॉलिसी कैसे बनाते थे? अधिकतर पॉलिसी वो बनाते थे भारत के लोगों के साथ, कि भारत के लोग के लिए अच्छा हो सके, भारत के लोग को सुविधा मिल सके। तो यहाँ पर चुनाव में भारतीय लोग जीतकर आते थे, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने देखा कि ये भारतीय लोग जीत कर आते, उनको हम अपने शासन प्रशासन में रख रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए काम नहीं करते। वो किन के खिलाफ काम करते हैं? वो अंग्रेजों के खिलाफ काम करते हैं। तो इसी को चेंज कर दिया किसने? इसी को यहाँ पर चेंज कर दिया लॉर्ड कर्जन ने। और लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पर उन्होंने इस कलकत्ता महानगर परिषद में सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दिया। किन में वृद्धि कर दिया? सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि। अब सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दिया तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब यह हुआ कि अब जो कलकत्ता महानगर परिषद में, जिसमें चुनाव के माध्यम से भारतीय लोग चुनकर आते थे, तो उनकी संख्या कम कर दी जाएगी और सरकारी सदस्यों की संख्या वृद्धि कर दी जाएगी। कि मतलब अब यहाँ पर मान लो जाए कलकत्ता महानगर परिषद में समझने के लिए 30 लोग अगर आते रहे होंगे तो चुनाव के द्वारा 20 लोग भारतीय आते थे। कितने लोग? 20 लोग भारतीय। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको आपको एग्जैक्ट नहीं है। और 10 लोग को कौन मनोनीत करते थे? अंग्रेज। तो लॉर्ड कर्जन ने देखा कि ये 20 जो भारतीय जब आते हैं इसमें, और ये भारत के लोगों के लिए काम करते हैं जो हमको नहीं चाहिए, तो उन्होंने यहाँ पर सरकारी सदस्यों की संख्या को इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। और जब सरकारी सदस्यों की संख्या को वृद्धि कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें केवल कौन आएंगे? अंग्रेज लोग ही आएंगे। कौन आएंगे? अंग्रेज लोग ही आएंगे। और जब अंग्रेज लोग ही आएंगे तो काम किसके लिए करेंगे? अंग्रेज लोग के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पर इसी चीज को अब देखो, तो इसका विरोध भारत के लोगों ने क्यों नहीं किया ऐसा बोलेंगे, तो इसका विरोध भारत के लोगों ने इसलिए नहीं बोला, इसको बढ़ाने के पीछे यहाँ पर तर्क या फिर कारण लॉर्ड कर्जन ने बोल दिया कि भारत के लोग अभी उतना ज्यादा अच्छे से नहीं जानते शासन प्रशासन को। तो यहाँ पर अगर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि करती हूँ तो अंग्रेज आएंगे, जो अनुभवी लोग आएंगे, एक्सपीरियंस लोग आएंगे, तो उन्होंने बोल दिया कि योग्यता बढ़ेगा। इसके पीछे कारण क्या है? योग्यता बढ़ेगा और आपका और ज्यादा विकास होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर कारण कैसा दिया लॉर्ड कर्जन ने? योग्यता को बढ़ाना, एफिशिएंसी क्रिएट करना। लेकिन इसके पीछे रियल कारण ये था कि जो राष्ट्रवादी नेता आ रहे थे इसमें
कलकत्ता महानगर परिषद में और आने के बाद वो काम कर रहे थे, काम के तौर तरीके से सीख रहे थे, तो राष्ट्रवादी नेताओं को रोकना इस कलकत्ता महानगर परिषद का काम था। ये किनका काम था? लॉर्ड कर्जन। मैंने अभी आपको बताया कि लॉर्ड कर्जन को आपको एक लाइन में पढ़ना है, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। तो देखो उनका निशाना था भारतीयों को बाहर करना, और लगा दिया। भारत के लोगों को लगा कि यहाँ पर योग्यता को क्रिएट करना है, एफिशिएंसी को बढ़ाना है, लेकिन इसका रियल कारण ये था कि जो राष्ट्रवादी नेता यहाँ पर आकर काम कर रहे थे भारत के लोगों के लिए, उनको दूर करना था। तो कलकत्ता महानगर परिषद में उन्होंने धीरे से क्या कर दिया? भारत के लोगों को दूर कर दिया। अब हम देखेंगे एक और चीज उन्होंने किया 1904 में। 1904 में लॉर्ड कर्जन ने एक और काम किया, कलकत्ता महानगर परिषद, सॉरी कलकत्ता महानगर परिषद हो गया कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय में यहां पर सीनेट में परिवर्तन कर दिया। किस में परिवर्तन कर दिया? सीनेट में परिवर्तन। ठीक है, देखो जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था, क्या था? यहां पर कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम लाया। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम। अब उसमें सीनेट होता है। क्या होता है? सीनेट। अब आप यहां पर थोड़ा सा समझेंगे सीनेट क्या होता है। सीनेट का मतलब होता है यहाँ पर मैनेजमेंट बॉडी। कौन सी बॉडी? मैनेजमेंट। आप जानते होंगे साइंस कॉलेज है, तो साइंस कॉलेज ऑटोनॉमस कॉलेज है। जैसे आप छत्तीसगढ़ कॉलेज है, तो छत्तीसगढ़ कॉलेज भी कैसे है? ऑटोनॉमस। तो ये जो कॉलेज होता है वहां पर ये अधिकार रहता है, वो अपने से कुछ सब्जेक्ट को यहाँ पर चालू कर सके और अपने यहाँ जो भी परीक्षा होती है खुद जांच करते। तो जो सीनेट होता था, इस सीनेट में भारतीय लोग रहते थे। कौन लोग रहते थे? भारतीय लोग रहते थे। तो भारतीय सदस्य यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में रहते थे। तो इसमें भी भारतीय सदस्यों की संख्या को कम करके क्या कर दिया? सरकारी सदस्यों की संख्या को कम कर दिया, सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी। अब सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दिया तो इसका भी प्रभाव हमको देखना है। देखो यहाँ पर जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था वो पूरी तरीके से राष्ट्रवाद का गढ़ बन गया था। मतलब जो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय था जिसमें बच्चे पढ़ते थे, क्या करते थे? बच्चे पढ़ने आते थे, और इससे संबंधित बहुत सारे और कॉलेज थे। तो उसमें जो बच्चे पढ़ने आते थे तो उसमें अधिकतर जो अध्यापक होता था वो भारतीय होता था। अधिकतर अध्यापक कैसा होता था? अधिकतर टीचर भारतीय होता था। तो बच्चे को पढ़ाता था कि अंग्रेज भारत के लोगों के साथ क्या कर रहे थे। तो भारत के जो बच्चे पढ़ रहे थे उनमें कहीं ना कहीं जागरूकता आती थी, अवेयरनेस आता था, और कहीं ना कहीं वो भारत में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने का प्रयास करते। तो धीरे धीरे जो महाविद्यालय हुआ करते थे, कॉलेज हुआ करते थे, वो राष्ट्रवाद का गढ़ बनते गए और लोग यहाँ से क्या होते गए? शिक्षित होते गए। तो इसी चीज को रोकने के लिए यहाँ पर लॉर्ड कर्जन ने देखा कि ये सही नहीं हो रहा है, और सही नहीं हो रहा है तो सरकारी सदस्यों की संख्या, एक तो हो गया टीचर, ठीक है, और टीचर के बाद जो मैनेजमेंट बॉडी होता है वो कहीं ना कहीं वही रियल वो कारण लेगा, डिसीजन लेगा। देखो जो अध्यापक होता है वो तो बच्चे को पढ़ा देंगे। तो इसी से हम देखेंगे, एक आप करेक्टर सर्टिफिकेट जानते होंगे, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट हर स्कूल हर कॉलेज में दिया जाता है। अगर करेक्टर सर्टिफिकेट में किसी स्कूल ने आपके खिलाफ, किसी कॉलेज ने आपके खिलाफ गलत सलत लिख दिया, इसका करेक्टर सही नहीं, तो आपको कहीं भी यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा, दिक्कत होगा बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर एक करेक्टर सर्टिफिकेट का भी आह्वान किया कि जो भी बच्चा अगर आंदोलन करने जा रहा है, जो भी बच्चा अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप लिख रहा है, तो उनके लिए यहाँ पर एक करेक्टर सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। और वो जो करेक्टर सर्टिफिकेट है उसको कौन बनाएंगे? सीनेट के लोग बनाएंगे। देखो अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये बोल दिया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा कि अब बच्चे केवल पढ़ाई करेंगे। लोगों को लगा कि पढ़ाई करेंगे, वो किसी भी तरीके से विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ नहीं रहेंगे। तो हमको ये लगा कि अंग्रेज भारत में उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन दूसरा कारण यह है कि लॉर्ड कर्जन चाहता था कि भारत के जो बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं, वो किसी भी तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा न हो। अर्थात भारत के जो बच्चे पढ़ते हैं, जो शिक्षित बच्चे हैं, जो हाँ और ना में सवाल को करना जानते हैं, सही और गलत को पहचाना जानते हैं, उन बच्चों को रोक दिया गया। कहीं ना कहीं अगर इस सीनेट में अंग्रेजों की संख्या में वृद्धि हो गई तो अब भारत के जो अध्यापक हैं, जो अधिकतर मामले, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहीं से करेक्टर सर्टिफिकेट भी हो, और एक तरफ से भारत के जो बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं, उसमें ये बोल दिया कि अगर कोई भी बच्चा किसी भी तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ गलत सलत लिखता है, गलत सलत बोलता है, किसी भी तरीके से विरोध में या फिर विद्रोह में शामिल होता है, तो उनको कॉलेज में करेक्टर सर्टिफिकेट गलत दिया जाएगा और उनको किसी भी कॉलेज में क्या नहीं मिलेगा? एडमिशन नहीं मिलेगा। अब जब बच्चे जानते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो वो किसी भी तरीके से किसी भी चीज में भारत के लोगों को साथ नहीं देगा, और इस तरीके से भारत के लोगों को उच्च शिक्षा को बढ़ाने के नाम से भारत के बच्चों को किन से दूर कर दिया गया? यहाँ पर
विरोध से दूर कर दिया गया। तो ये किनका काम है? यहाँ पर लॉर्ड कर्जन। लग रहा है कि हमको अच्छा कर रहे हैं, कौन? लॉर्ड कर्जन, लेकिन अंदर से क्या कर रहे हो? धीरे धीरे यहाँ पर भारत में राष्ट्रवाद की भावना को तोड़े। तीसरा जो कारण है, हम देखते हैं कि आज भी भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? किसानों की। आज भी ओंडबैक कौन होते हैं? किसान ही होते हैं, ठीक है। तो किसान अगर सबसे ज्यादा किसी पार्टी के साथ है तो पार्टी जीतती है, क्योंकि उनकी संख्या ही ज्यादा है। तो अब हम देखेंगे कृषि सुधार करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर कृषि सुधार करेंगे, कृषि सुधार करेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर लॉर्ड कर्जन ने बहुत सारे कृषि सुधार में काम किया कि उन्होंने ये बोला कि अब जबरदस्ती किसानों से कर नहीं लिया जाएगा, कर नहीं लिया जाएगा। जबरदस्ती ना, जैसे अंग्रेज कर लेने में जबरदस्ती करते थे, किसानों को मारते थे, पीटते थे, उनके जमीनों को हड़प लेते थे, तो वैसा जबरदस्ती नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर अकाल पड़ता है भारत में तो अकाल में सरकार के द्वारा मदद किया जाएगा, अकाल में मदद किया जाएगा, ठीक है। अकाल अगर पड़ता है, किसानों का फसल नहीं होता है तो अकाल में मदद किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना का प्रयास किया। किसका स्थापना का प्रयास? कोऑपरेटिव बैंक। अब कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है? सहकारी बैंक। और ये जो सहकारी बैंक होता है वो किसानों को ऋण देंगे। किसानों को क्या देंगे? ऋण। जैसे आज हम देखते हैं कि भारत में किसानों को किसानी करने से पहले ऋण दिया जाता है और उस ऋण को बाद में किसान पटाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना किया जाएगा जिसके द्वारा किसान अब किसी भी बड़े महाजन के पास से कर्जा नहीं लेगा और उनका जमीन बचा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कृषि में सुधार किया गया और किसानों को लगा कि इस कृषि में सुधार से अंग्रेज हमारे लिए अच्छा करें। लेकिन यहाँ पर लॉर्ड कर्जन का मुख्य उद्देश्य यह था कि किसानों को अपनी तरफ मिलाकर किसानों को राष्ट्रवाद से अलग करना था। किससे अलग करना था? किसानों को राष्ट्रवाद से अलग करना था, ठीक है। अब देखो, किसानों के लिए इतना प्रयास किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। तो अब अगर भारत के कोई भी राष्ट्रवादी नेता अगर किसानों को अपने साथ मिलाना चाहेगा कि आप हमारा साथ दो, इस तरीके से अंग्रेज गलत करे, तो किसान यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर तो अंग्रेज हमारे लिए अच्छा काम करे, अब वो जबरदस्ती कर भी नहीं ले रहे हैं, अकाल में हमारी मदद करते हैं और साथ ही साथ कोऑपरेटिव बैंक्स की स्थापना किए हैं जिनके द्वारा हमको किसकी प्राप्ति होती है? ऋण की प्राप्ति होती है। तो क्या कोई किसान किसी भी तरीके से विरोध में आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मेन कारण है किसानों को राष्ट्रवाद की भावना से अलग करना, किसानों को किससे यहाँ पर दूर करना? विरोध से दूर करना। तो ये मैंने बताया कि जो लॉर्ड कर्जन है वो धीरे धीरे काम तो कर रहा है, लेकिन वो कंपनी के लिए कार्य कर रहा है, अपने लिए कार्य कर रहा है, लेकिन भारत के लोगों को, हर क्षेत्र के लोग किससे कर रहा है? दूर कर रहा है। ये हमको देखना था, ठीक है। जैसे हमने देखा कि इससे पहले जो उन्होंने किया था कलकत्ता विश्वविद्यालय में, छात्रों को दूर कर दिया किससे? किसी भी तरीके से विद्रोह से। अब उन्हें सबसे बड़ी जो जनसंख्या कौन होते हैं? किसान होते हैं, उनसे दूर कर दिया इन सब रिफॉर्म करके। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो राष्ट्रवाद की भावना है उसको तोड़ते कौन जा रहा है? यहाँ पर लॉर्ड कर्जन तोड़ते जा रहा है। उसके बाद चौथा एक और काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करेगा। किसको मजबूत करेगा? लॉ एंड ऑर्डर। और कौन सा सुधार करेगा वो? पुलिस सुधार करेगा, ठीक है। अब पुलिस सुधार कैसे किया? तो लॉर्ड कर्जन ने देखा कि हमारे देश में उस समय जो पुलिस व्यवस्था था वो उतना अच्छा नहीं था, तो यहाँ पर लॉर्ड कर्जन ने पुलिस ट्रेनिंग की व्यवस्था किया। किसका व्यवस्था किया? पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की व्यवस्था की। जो पुलिस होते हैं उनको अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाए, उनको अच्छे से बताया जाए कि उनको काम क्या करना है, कैसे कैसे काम करना है। तो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर खोले बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे आज आप भी देखते हो, जब भी आप पुलिस में भर्ती होते हैं, पुलिस में आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको पहले पोस्टिंग नहीं दे दिया जाता है। आपको पहले लगभग 6 से 10 महीने या फिर 12 महीने तक आपको किसी एक एकेडमी में ट्रेनिंग दिया जाएगा, बताया जाएगा लॉ के बारे में, आपके एक्टिविटीज़ के बारे में, तब आपको पोस्टिंग दिया जाएगा, ताकि आप जब पोस्टिंग लेकर आओ तो आपको सब चीज़ का ज्ञान रहे कि कैसे कार्रवाई होती है, कैसे चीज़ों को जांचा जाता है, तो उससे एक स्ट्रांग बनता है, ठीक है। तो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर खोलने की व्यवस्था की। इससे क्या होगा? जो उनके पुलिस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे, बहुत ज़्यादा काम करने के आदी होंगे और बहुत ज़्यादा उनको यहाँ पर सरकार के साथ मिलकर काम करने में मदद मिलेगी, ठीक है। उसके साथ साथ ही इन्होंने प्रांतीय पुलिस सर्विस का भी स्थापना किया। किनका स्थापना किया? प्रांतीय पुलिस सर्विस का स्थापना। अब प्रांतीय पुलिस सर्विस क्या होता है? जैसे आज हम देखते हैं कि जो पुलिस व्यवस्था होती है वो एक राज्य पर ही डिपेंड करती है। जैसे जो पुलिस होता है वो किसी भी राज्य का मामला होता है, ठीक है। तो पुलिस में जितना भी भर्ती करना है वो एक राज्य करता है, ये हमको देखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती। सेंट्रल गवर्नमेंट केवल किसकी करती है? यहाँ पर सेना का करती है, जैसे फौजी वाले लोग का, वो करती है केंद्र सरकार। और पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर करना किसके काम है? राज्य। तो राज्य अपने हिसाब से, अपने
लोगों को देखते हुए, अपनी जनसंख्या को देखते हुए कम ज्यादा करती है। तो प्रांतीय पुलिस सर्विस की भी स्थापना की। अब हर राज्य अपने से जितना भी उनको जरूरत है वैसे पुलिस विभाग में बढ़ोतरी और कमी करते रहेगा, ये हमको देखने। उसके बाद इन्होंने सीआईडी का भी स्थापना किया। किनके स्थापना किया? सीआईडी। जैसे हम स्पेशल टीम की बात करते हैं, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं, ठीक है, जो क्राइम इतने बढ़ रहे हैं उन सबको कौन देखेगी? सीआईडी देखे। तो इस तरीके से यहाँ पर पुलिस में भी सुधार किसने कर दिया? अंग्रेजों ने कर दिया। अब लोगों को लग रहा है कि हमको बहुत अच्छा यहाँ पर पुलिस व्यवस्था मिलेगी, सब चीज हमको मिलेगा, लेकिन इसके पीछे तर्क ये था लॉर्ड कर्जन का कि जब भी भारत में कुछ भी विद्रोह तो पुलिस मजबूत हो जाए रहेगी और उस विद्रोह को हम आसानी से दबा देंगे। तो इससे भी राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे क्या होती जाएगी? टूटती जाएगी, कम करती जाएगी। अब ये इतने काम किसके हैं? लॉर्ड कर्जन के हैं कि वो आया और भारत में
चलिए बताएंगे अब ऑडियो क्लियर है क्या? किरण बंजारे जी बताएंगे अब तक पहुंच रही क्या आवाज? चलिए कमेंट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कहाँ से नहीं आ रहा था इसको भी बता देंगे ताकि रिपीट कर पाए। चलिए बताएंगे किरण बंजारे जी। चलिए राजेश कुमार ठाकुर भी जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग। आपको बताएंगे आवाज़ सही से पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ भी दिक्कत होगा तो बता देंगे। चलिए देखते हैं। तो समाचार पत्रों में 20 जुलाई 1905 को और बंगाल विभाजन का विरोध इसके बाद चालू हो जाएगा। लगभग 7 अगस्त 1905 से बंगाल की जनता कलकत्ता के टाउन हॉल में यहाँ पर शामिल होगी और वो विरोध जताएगी। लेकिन उन सब विरोधों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और यहाँ पर जो बंगाल विभाजन है वो प्रभावी हो जाएगा। अंग्रेजों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो बंगाल विभाजन को प्रभावी कर देंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेट है बंगाल विभाजन कब हुआ, अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है बंगाल जो विभाजन है वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। कब प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, आपको बताना है 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ठीक है, ये हमको देखना है। तो ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव कब पारित हुआ, हम देखेंगे यहाँ पर 3 दिसंबर 1903 को प्रस्ताव पारित नहीं रखा गया था। ठीक है, जनता के सामने कब लाया गया? 19 जुलाई 1905 को। समाचार पत्रों में प्रकाशन कब हुआ? 20 जुलाई 1905। और उसके बाद फिर हम देखेंगे बंगाल की जनता विरोध करेगी और 7 अगस्त 1905 से लगातार यहाँ पर विरोध चलता रहेगा कि बंगाल विभाजन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा अंग्रेजों पर और उन्होंने इसको प्रभावी कर दिया, इसको लागू कर दिया। कब से? 16 अक्टूबर 1905 से लागू कर दिया, ये हम देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि अंग्रेजों ने यहाँ पर तो कारण दिया था किसका? प्रशासनिक असुविधा का। ठीक है, और उन्होंने बंगाल को 2 भागों में बांटे थे। कितने भागों में बांटे थे? 2 भागों में बांटे थे। ठीक है, एक हम देखेंगे, एक तरफ यहाँ पर आ जाएगा पश्चिम बंगाल, एक तरफ कौन सा आ जाएगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, और एक तरफ कौन सा आ जाएगा? पूर्वी बंगाल। ठीक है, और जो पूर्वी बंगाल है उसमें आज का जो बांग्लादेश है, कौन सा है? आज का जो बांग्लादेश है, जिसमें ढाका है, चिटगांव है, ये सब प्रमुख स्थल आएंगे। ठीक है, तो इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी यहाँ पर रखा गया था ढाका को। इनको रखा गया था ढाका को, जो आज भी बांग्लादेश की राजधानी। ठीक है, और ये जो पश्चिम बंगाल है इसकी जो राजधानी बनाया गया था वो कलकत्ता को बनाया गया था। इनको बनाया गया था कलकत्ता, और आज भी कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी। ठीक है, ये हमको देखना है। अब जो पूर्वी बंगाल था इसमें हम देखेंगे तो इसका जो गवर्नर बनाया गया था, इसका जो गवर्नर, तो इसका जो गवर्नर था वो ब्लूमफील्ड फुलर थे। वो कौन थे? ब्लूमफील्ड फुलर था। ठीक है, ये हमको देखना है। जो कलकत्ता के अगर हम देखेंगे पूर्वी बंगाल का जो गवर्नर बनाए थे उनका नाम था ब्लूमफील्ड फुलर, और जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर थे उनका नाम था एंड्रयू फ्रेजर था। उनका नाम क्या था? एंड्रयू फ्रेजर था। देखो, तो क्वेश्चन आपसे पूछता है बहुत ज़्यादा कि जब बंगाल विभाजन किया गया तो पूर्वी बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो पूर्वी बंगाल के गवर्नर यहाँ पर आपको लिखना है
ब्लूमफील्ड फुलर थे। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन थे? एंड्रयू फ्रेजर था। बंगाल विभाजन करने वाला वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ठीक है, ये हमको देखना है। अब जो पूर्वी बंगाल में प्रमुख क्षेत्र कौन कौन थे तो आपको लिख लेना है। ढाका है, चिटगांव है, राजशाही है, मुर्शिदाबाद है। ठीक है, इधर कौन कौन सा आ जाएगा तो इधर हम देखेंगे तो कलकत्ता है, बहुत सारे क्षेत्र है। ठीक है, तो ये हमको देखना है। अब यहाँ पर अंग्रेजों ने जब विभाजन किया था इस बंगाल का तो उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर सांप्रदायिक तरीके से मतलब धर्म के आधार पर जब भारत के लोगों ने देखा तो पूर्वी बंगाल यहाँ पर बन चुका था मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। कौन सा बाहुल्य क्षेत्र? मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। ठीक है, ये हमको देखना है। और यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल था वो बन गया था हिंदू बाहुल्य क्षेत्र। अब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जो पश्चिम बंगाल था उस पश्चिम बंगाल में अगर हम देखेंगे उस समय अगर हम देखेंगे बंगाल की जो जनसंख्या थी वो लगभग 7 करोड़ 80 लाख थी। कितना थी? 7 करोड़ 80 लाख थी। और उन 7 करोड़ 80 लाख में हम देखेंगे तो लगभग 4 करोड़ पश्चिम बंगाल की तरफ थे और लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोग किस तरफ थे? पूर्वी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल में हमने जनसंख्या को जब देखा तो अंग्रेजों ने खुद आंकड़े दिए थे कि इधर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है। किसकी संख्या ज्यादा है? मुस्लिमों की। और इधर हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने इसको हिंदू मुस्लिम अर्थात इसको सांप्रदायिक तरीके से बांटा था। अब जब सांप्रदायिक तरीके से बांटा था तो यही मेन मोटिव था अंग्रेजों का, बंगाल का विभाजन करना। क्योंकि बंगाल हम देखेंगे तो शुरुआत से ही राष्ट्रवाद का गढ़ था। किनका गढ़ था? ये जो बंगाल है ये शुरुआत से ही सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी नेता कहां से उभरेंगे? बंगाल से उभरेंगे। और राष्ट्रवाद का गढ़ कौन सा था? ये बंगाल था। क्योंकि अंग्रेजों ने अपने शुरुआत कहां से किया था? बंगाल से किया था। तो सबसे ज्यादा उन्होंने जितना भी विकास कार्य करना था बंगाल से किया। जैसे आज भी आप कलकत्ता घूमने जाओगे तो कलकत्ता में आपको बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा वेस्टर्न कल्चर, आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न वाले बहुत सारे जो इमारतें हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विकास किनका हुआ था? इसी पश्चिम बंगाल का हुआ था। क्योंकि अंग्रेजों ने शुरुआत यहीं किया था तो कॉलेज सबसे पहले वहीं बने, मेडिकल वहीं सब बने। तो वहीं पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी आए। और जहाँ पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आते हैं तो शिक्षित भी वहीं होते हैं, शिक्षा भी वहीं ज्यादा बढ़ती। तो यही जो बंगाल था वहीं पर सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी नेता आते थे और यही विरोध करते थे किनका? अंग्रेजों को। तो कहीं ना कहीं इसी राष्ट्रवादी भावना को तोड़ना किनका काम था? इसी अंग्रेजों का। बंगाल विभाजन के द्वारा ये काम था। हम देखते चलिए अब इसके वास्तविक कारण को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो वास्तविक कारण कुछ और थे। जैसे वास्तविक कारण इसके रियल कॉसेज ये थे वो हमको अंग्रेजों के ही वक्तव्य से समझ आ जाएगा कि बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था। अंग्रेजों ने जैसे बोला था कि बहुत बड़ा प्रांत है तो प्रशासन करने में असुविधा होती थी, वो नहीं था। ठीक है, वास्तविक कारण यह था कि बंगाल जो राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुका था उस राष्ट्रवादी भावना को तोड़ना था। और जो हिंदू मुस्लिम एकता जो बढ़ रही थी, हिंदू और मुस्लिम साथ आके अपनी बात को मान रहे थे, उसको तोड़ना था। और फूट डालो राज करो की नीति के तहत भारत में सांप्रदायिकता के बीच को उजागर करना था। ये किसका काम था? इसका वास्तविक कारण था। हमको समझ आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर आप ये कैसा बोल रहे हैं, अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया होगा? हम हवा में थोड़ी बात करते। देखो तो यहाँ पर जो लॉर्ड कर्जन है, यहाँ पर जो उस समय का तत्कालीन वायसराय कौन आ जाएगा? लॉर्ड कर्जन। तत्कालीन वायसराय कौन आ जाएगा? लॉर्ड कर्जन। तो जो लॉर्ड कर्जन है वो एक कोटेशन देता है, एक बयान देता है। वो ये बोलता है कि जो पूर्वी बंगाल की जो जनता है, किसकी जनता है? पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल की जो जनता है उनको यहाँ पर इतना सुविधा मिलेगा जितना सुविधा उनको मुगल काल में भी नहीं मिला था। ठीक है, तो पूर्वी बंगाल की जो जनता है उनको इतनी सुविधाएं दिया जाएगा जो उनको मुगल काल में भी नहीं मिला था। देखो अब मुगल काल से उन्होंने क्यों किया? तो देखो जो मुगल काल था उस समय यहाँ पर शासक भी मुस्लिम हुआ करते थे। शासक कौन हुआ करते थे? मुस्लिम। और जनता यहाँ पर अधिकतर जो मुस्लिम हुआ करती थी उनको ज्यादा फायदा कौन पहुंचाते थे? मुगल काल के लोग। तो इन्होंने डायरेक्ट ये इंटीग्रेट किया कि जो पूर्वी बंगाल के जो लोग हैं जिसमें अधिकतर कौन लोग हैं? मुस्लिम है, तो उनको उतनी सुविधाएं मिलेगी जितना उनको किस में नहीं मिला था? मुगल काल में भी नहीं मिला। तो यहाँ पर डायरेक्ट लॉर्ड कर्जन ये इंटीग्रेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो मुस्लिमों को ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए, जो हमारे मुस्लिम जनता है उनको अपनी तरफ मिलाने के लिए वो उनको सुविधा देने की बात करे। अगर इनका मेन रीजन होता
बंगाल में प्रशासनिक असुविधा हो, तो वो कोटेशन ऐसा नहीं देता केवल मुस्लिमों को लेकर, वो कैसा कोटेशन देता, वो ये कोटेशन देता कि हम पूरी बंगाल के पूरे जनता का इतना विकास करेंगे जितना किसी के समय भी नहीं हुआ था। तो यहाँ पर जो लॉर्ड कर्जन है, उन्होंने किसको ज्यादा लाभ पहुंचाने की बात किया, मुस्लिम जनता को लाभ पहुंचाने की बात किया, किनसे ज्यादा विकास की बात किया, मुगल काल के। अगर मेन मोटिव रहता विकास, मेन मोटिव रहता पूरी बंगाल का हमको आगे बढ़ाना, तो सीधा सीधा क्या बोलता, हम पूरी बंगाल के पूरी जनता का इतना विकास करेंगे जितना किसी के समय भी नहीं हुआ, ऐसा बोलता। बट वो सीधा सीधा किन के बारे में बोल रहा है, मुस्लिमों के बारे में। तो हम ये समझ जाएंगे कि वो किन के तरफ जा रहा है, मुस्लिमों की तरफ, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता को फूट डालने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, ये हमको देखना है। दूसरा एक और व्यक्ति है जो पूर्वी बंगाल का गवर्नर था, जिसका नाम था ब्लूमफील्ड फुलर, जिनका नाम क्या था, ब्लूमफील्ड फुलर। ब्लूमफील्ड फुलर तो एकदम ज्यादा और गंदा कोटेशन देता है। वो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम को अंग्रेजों की दो पत्नियां बता देता है। वो ये बोलता है कि हिंदू और मुस्लिम भारत में अंग्रेजी शासन की दो पत्नियां हैं, लेकिन उनको मुस्लिम पत्नी ज्यादा पसंद। इतना गंदा कोटेशन कौन दे देता है, ब्लूमफील्ड फुलर। तो कहीं ना कहीं ये भी इसको किसकी तरफ ले जा रहा है, यहाँ पर मुस्लिम जनता की तरफ ले रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर विकास की बातें नहीं हो रही, यहाँ पर सीधा सीधा फूट डालो राज करो की बात हो रही है। तो ये बंगाल विभाजन के वास्तविक कारण थे। और ये वास्तविक कारण हमको ज्यादा सही लगते हैं कि अगर अंग्रेजों का मोटिव होता बंगाल के विभाजन को प्रशासनिक असुविधा के आधार पर करना, तो बात करते कि हम इसको क्या करेंगे, पूरी तरीके से विकास की राह पर ले जाएंगे, न कि केवल मुस्लिमों को। ठीक है, तो इस तरीके से बंगाल का विभाजन कर दिया गया। और बंगाल का विभाजन हमारे भारत की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण एक मील का पत्थर, एक डिसाइडिंग फैक्टर साबित होता है। क्योंकि इसी बंगाल विभाजन के बाद भारत के जो लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग थे, जिसमें नरमपंथी दल का प्रभाव था, तो अब गर्मपंथी दल का प्रभाव होगा। और कांग्रेस अब काम करेगी अपने उग्र विचारों के साथ। अब वो बहिष्कार करेगी, अब वो विरोध करेगी, अब वो हड़तालें करेगी, अब वो जुलूस निकालेगी। और इसके बाद फिर भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना है, भारत में जो अंग्रेजों के खिलाफ जो भावना थी और बढ़ जाएगी। और भारत कहीं ना कहीं आज़ादी की लड़ाई में अपना जो स्टेप है वो बहुत अच्छे से, बहुत उग्रता से अंग्रेजों के साथ यहाँ पर मांगने का प्रयास करेंगे। अगर बंगाल विभाजन नहीं होता तो हमको आज़ादी बहुत बाद में मिली रहती। तो इसके पीछे लॉर्ड कर्जन थे जो भारत को आज़ाद, लेकिन इसी जो बंगाल विभाजन है उसमें भारत पाकिस्तान के यहाँ पर बंटवारे की भी नींव छुपी हुई। अगर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम अलग अलग नहीं बनाया जाता तो फिर क्या होता, शायद पाकिस्तान का बंटवारा ही नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इनका बीज 47 पहले कहाँ पर बो दिया गया था, 1905 में बो दिया गया था। तो ये बंगाल विभाजन का इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिया, इसमें आपको समझना है। तो बंगाल विभाजन हुआ कब था, 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन करने वाले कौन थे, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के लिए परिस्थितियां क्या थी, मैंने बताया कि राष्ट्रवाद की भावना को तोड़ना था, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था, ये उनका मेन मोटिव था। लेकिन उन्होंने कौन से रीजन बताए, प्रशासनिक असुविधा बताया। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को प्रभाव हुआ। तो ये सबको देखेंगे। ठीक है, आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन से आंदोलन चलाया गया, तो उसको हम पढ़ेंगे फिर कभी। तो बंगाल विभाजन के विरोध करने के लिए कांग्रेस ने यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट चलाया। कौन सा मूवमेंट चलाया, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन चलाया। ठीक है, और इसी स्वदेशी आंदोलन के कारण यहाँ पर हम देखेंगे तो कांग्रेस का अलग अलग नरम दल और गरम दल विभाजन 1907 में भी जाकर हो जाएगा। तो मैंने बताया अभी एक लाइन बोला कि यही बंगाल विभाजन में हम देखेंगे कि भारत की आज़ादी की नींव भी छुपी है और भारत की बंटवारे की नींव भी छुपी है। और कांग्रेस भी इसी के कारण यहाँ पर विभाजित हो जाएगा, गरम दल और नरम दल। तो हम फिर कभी पढ़ेंगे स्वदेशी आंदोलन। हाँ, याद आपको रख लेना है कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, चलो तो बंगाल विभाजन यहीं तक हम पढ़ते हैं। और किसी को समझ नहीं आया होगा ऑनलाइन में तो पूछ सकते हैं। और बाकी आप सभी और जुड़ेंगे क्लास के लिए साध्य पीएससी एकेडमी के साथ और अपनी तैयारी को करेंगे। ठीक है, चलिए 11 तारीख से लगभग सभी बैचेज फ्रेश स्टार्ट हो रही है। तो आप अपनी तैयारी के अनुरूप उन सब से जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को करेंगे। कुछ भी दिक्कत होता है तो एकेडमी के दिए गए मोबाइल नंबर आप संपर्क करेंगे और इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए, तो आप सभी के लिए धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। मिलेंगे और आप तैयारी करते रहिए कि बहुत सारे क्लासेस होती रहती है, तो उनसे आप लोग जुड़ कर तैयारी करेंगे। चलिए 1 मिनट, हाँ 1 मिनट ना।